हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए ब्लॉग को लेके। और हमारा जो ब्लॉग होगा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद क्या नई परिस्थितियां भारत के सामने आई हैं और भारत की स्ट्रेटजी क्या रहेगी फ्यूचर में तालिबान के साथ रिलेशन रखने में। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका और तालिबान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था और इस एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि अमेरिका अपनी सारी फ़ौज को अफ़गानिस्तान से निकाल लेगा। और इसके साथ इस एग्रीमेंट में कई शर्तें रखी गई थी। इन शर्तों में से एक शर्त ये भी थी कि तालिबान अफ़गानिस्तान की धरती पर किसी भी तरह की आतंकवादी कार्रवाई नहीं करेगा और ना ही किसी आतंकवादी ग्रुप को शरण देगा। और इस तरह की परिस्थितियों को देखते हुए भारत के सामने ये बात है कि क्या वो तालिबान सरकार को अपना समर्थन देगा, क्या वो तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देगा, क्या भारत के जो प्रोजेक्ट बीच में छूट गए हैं इस जंग में, क्या भारत उन प्रोजेक्ट्स को पूरे करेगा। इस एग्रीमेंट के बाद अफगानिस्तान की राजनीति में जो तालिबान है एक बड़ा रोल निभाएगा और ये भारत के लिए स्वीकारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि तालिबान भारत के खिलाफ कोई गैरकानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। इसलिए मानना भी सबसे ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि तालिबान का जो एक ग्रुप है जो कि हक्कानी ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जो कि तालिबान का एक मुख्य ग्रुप है। अगर हक्कानी ग्रुप की बात करें तो हक्कानी ग्रुप जो है पाकिस्तान आईएसआई जो सीक्रेट एजेंसी है उसके साथ मिलकर काम करता है। और जो हक्कानी ग्रुप है वो मेन रूप से टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। आपको पता होगा कि अफ़गानिस्तान में जो गुरुद्वारा साहब में कत्लेआम हुआ था सिखों का, उसमें से जो भी टेररिस्ट थे वो हक्कानी ग्रुप के द्वारा ही ट्रेन किए गए थे। तो भारत के लिए सबसे बड़ा जो रिस्क है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तालिबान का अफ़गानिस्तान में राज आ जाने से, वो है टेररिज्म। जबकि अमेरिका ने बार बार ये कहा है कि जो एग्रीमेंट हुआ था कि तालिबान किसी तरह का भी आतंकवादी कार्रवाई और आतंकवादी कैंप अफ़गानिस्तान की धरती पे नहीं करने देगा। पर इस बात को मानना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि जो हक्कानी ग्रुप है उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है तालिबान में। और जो पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट यानी कि आईएसआई, उसके साथ हक्कानी ग्रुप का साथ गठबंधन है। जो तीसरा रिस्क भारत के सामने आ रहा है वो ये जो भारत के इंटरेस्ट हैं अफ़गानिस्तान में वो किस तरह बचा के रखेगा। जो काबुल में जो राजनीतिक इंस्टेबिलिटी आई है वो कैसे सही तरह से उनके इंटरेस्ट सेव रहेंगे। तो इसके अलावा और भी कई प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। अब भारत के सामने सिर्फ दो स्ट्रेटजीज हैं। पहली, वेट एंड वॉच। भारत ये देखे कि अफ़गानिस्तान में कौन सी पार्टी पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और दूसरा भारत के लिए ये कि एज इट तालिबान को समर्थन दे और अपनी जो नई इक्विटीज़ है उसे बिल्डअप करे। इस समय भारत जिस स्ट्रेटजी को भी अपनाएगा उसका नतीजा भारत को भुगतना होगा। अगर भारत वेट एंड वॉच की पॉलिसी को बनाता है और तालिबान सरकार को अपना समर्थन नहीं देता तो ये संभव है कि तालिबान सरकार भारत के इंटरेस्ट को सेव नहीं करेगी। अगर भारत तालिबान सरकार को समर्थन दे देता है तो भारत को गनी गवर्नमेंट का पोजीशन बर्दाश्त करनी पड़ेगी और अब भारत जो भी स्ट्रेटजी अपनाएगा उसका जो रिज़ल्ट है भारत को भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा ये भी देखने में है कि तालिबान की जो अप्रोच है वो बहुत सॉफ्टनर है और जो तालिबान गवर्नमेंट है उन्होंने अफ़गान जो लोग हैं उनकी लाइफ की सिक्योरिटी और उनकी लाइफ को बढ़िया बनाने का जो वादा किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तालिबान लड़ाके जिनके कंधे पर गन्स है वो बहुत प्यार से अफ़गानी लोगों के साथ बात कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उनको बताएं।
तो इस तरह की अप्रोच से तालिबान जो है अफ़गानी लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, पर जो राह है बहुत मुश्किल है। देखना पड़ेगा कि लोग हैं वो तालिबान के हक़ में आएंगे कि नहीं आएंगे, और ये बातें हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन को भी अफेक्ट करेंगी, और इससे ही इंडिया अपनी अगली स्ट्रेटजी बनाएगा। तालिबान सरकार को मान्यता देने में चाइना भी आगे आ गया है। सीरियन गवर्नमेंट ने भी मान्यता दे दी है, वो भी उसी ग्रुप में ही है। और इसके अलावा पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात गवर्नमेंट्स ने पहले ही तालिबान को मान्यता दे दी है। तो देखा जाए इस समय भारत की जो स्ट्रेटजी होगी वो जो फैक्टर हैं डिपेंड करती है। पहले तो है टेररिज्म। देखा जाए तो जो टेररिज्म है, जो तालिबान और टेररिज्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर हमला करके कब्ज़ा किया है और वहाँ की जो पहली गवर्नमेंट है उसे ख़त्म कर दिया है और शरिया इस्लामिक लॉ लाने की कोशिश कर रहा है, और अफ़गान लोगों को, अफ़गान वोट बैंक को अपने हक़ में करने की कोशिश कर रहा है। इस बात से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि तालिबान अफ़गानिस्तान में आने वाले समय में क्या काम करेगा। देखा जाए जो भारत की स्ट्रेटजी है अफ़गानिस्तान में को लेकर वो बहुत साफ़ है। पहली बात टेररिज्म। ये पहले भी तालिबान के समय में अफ़गानिस्तान की सरजमी पर कई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई, कई बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया। इस्लामी शरिया कानून के तहत कई लोगों को शरिया मार डाला गया। अफ़गानिस्तान की धरती पर टेररिज्म और ट्रेनिंग कैंप ओपन किए गए, और जो टेररिज्म फैलाने की जिम्मेवारी है वो तालिबान की हक्कानी ग्रुप के पास है, क्योंकि हक्कानी ग्रुप के पास इस समय सबसे ज़्यादा लड़ाके हैं और इन लड़ाकों के पास हर तरह की नॉलेज है। आईटी से लेकर एक्सप्लोजिव इंफॉर्मेशन सब की सब इनके पास है, और हक्कानी ग्रुप का आईएसआई के साथ संबंध है, और आईएसआई जो है वो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान में क्रिएट करना चाहती है, और इसी आईएसआई ने ही हर तरह के वेपन और अम्यूशंस और पैसा जो है हक्कानी ग्रुप को दिया, जिससे तालिबान मजबूत हुआ। तो हम ये नहीं कह सकते कि तालिबान के रहते हुए कोई टेररिस्ट एक्टिविटी अफ़गानिस्तान की धरती पर नहीं होगी। तो एक तो ये बड़ा मुद्दा है भारत के सामने। दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का बढ़ता हुआ प्रभाव वो ऐसे है कि जो तालिबान है वो पाकिस्तान से निकले हुए हैं, मतलब कि पाकिस्तानी मदरसों से जन्म हुआ है तालिबान का। आपको पता होगा तालिबान का जो अर्थ है, लिरिक अर्थ है, वो है तालिम, मतलब स्टूडेंट। कुछ कट्टर इस्लामी स्टूडेंट्स ने इस तालिबान ग्रुप को बनाया। शुरू में तो इसमें 30 लड़ाके थे, पर बाद में इनकी गिनती बढ़ती बढ़ती बहुत ज़्यादा हो गई। तो देखा जाए तो पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो सीधे सीधे हक्कानी ग्रुप के साथ सामने आ गई है, और इसी आईएसआई ने पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है वो अफ़गानिस्तान में बढ़ा दिया है। और ये बात गनीमत है कि आईएसआई कभी नहीं चाहेगी कि भारत का कोई भी इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में सेफ रहे। तो ऐसा मुमकिन है कि आने वाले समय में जो पाकिस्तान का बढ़ रहा इन्फ्लुएंस है वो भारत के लिए ख़तरा बन सकता है। तीसरा, स्टेबल गवर्नमेंट। अभी अभी अफ़गानिस्तान में तालिबान का राज हुआ है, और सबको पता है कि तालिबान ने ये राज कैसे किया है। देखा जाए तालिबान ने ये राज हिंसा से प्राप्त किया है। इसमें लोगों की किसी तरह की कोई भी पूछताछ नहीं की गई, और देखने में आया है कि इस संसार में आज तक हिंसा से कोई भी राज नहीं चल सका। तो तीसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है एक स्टेबल गवर्नमेंट की। अब भारत को ये भी देखना पड़ेगा कि स्टेबल गवर्नमेंट किसकी रहेगी, तालिबान की या गनी और अब्दुल्ला की सरकार स्टेबल गवर्नमेंट देगी। तो इसलिए भारत के जो इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में हैं, जहाँ जो नए प्रोजेक्ट शुरू करेगा उसके लिए भी भारत को सोचना पड़ेगा। जो भारत के इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में हैं उन्हें कैसे सेव किया जाए, ये भी सबसे बड़ी मुश्किल है भारत के सामने कि कौन सी गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी। स्ट्रेटजी, अब भारत के सामने ये स्ट्रेटजी है। पहले जहाँ तो भारत वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी बनाए। भारत अपने जो नई इक्विटीज़
उसे बिल्डअप करे अफ़गानिस्तान में। और इन दोनों स्ट्रेटजीज़ का रिज़ल्ट भी अलग अलग से है। अगर भारत अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देता है तो जो गनीमत है कि तालिबान सरकार है वो भारत के इंटरेस्ट को सेव करेगी और भारत नई इक्विटीज़ अफ़गानिस्तान में बिल्डअप कर सकता है। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है अफ़गानिस्तान में उस पर लगाम लगेगी और इस तरह से आईएसआई का इन्फ्लुएंस भी कम होगा। पर ऐसा होता मालूम नहीं हो रहा क्योंकि आईएसआई का हक्कानी ग्रुप के साथ सीधा सीधा संबंध है। तो आईएसआई कभी नहीं चाहेगी कि अफ़गानिस्तान में भारत का इंटरेस्ट सेफ रहे। तो इन दोनों स्ट्रेटजी को लेकर भारत आने वाले समय में क्या काम करता है ये देखना पड़ेगा। जहां भारत इन दोनों में से बीच वाला कोई रास्ता अपनाए जिससे भारत के जो इंटरेस्ट हैं अफ़गानिस्तान में वो भी सेफ रहें और अफ़गानिस्तान के साथ जो भारत की बहुत पुरानी दोस्ती चल रही है उसे भी नुकसान ना हो। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और इसमें हमने देखा तालिबान के अफ़गानिस्तान पर हुकूमत से भारत कैसे प्रभावित होगा, भारत को किन मुश्किलों का सामना करने पड़ेगा, भारत के सामने क्या परिस्थितियां आएंगी और भारत उन परिस्थितियों का कैसे मुकाबला करेगा और उन परिस्थितियों का भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव होगा। तो ये था आज का ब्लॉग। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। नमस्ते, जय हिंद।